अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNN स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज़ और यूरो फुटबॉल वगैरह के हवाले से, जिस पर स्पोर्ट्स एडिटर शाहिद अली ख़ान अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज़ के हवाले से, जिसमें इंग्लैंड ने अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ वाइट वॉश करके पाकिस्तानी शाहीनों को बेबस कर दिया। जी शाहिद, इस सीरीज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जाहिद, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हालिया वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के वहाँ पहुँचने के बाद और सीरीज़ के आगाज़ से कब उनके मेन खिलाड़ी कोरोना के शिकार हो गए थे, जिसके बायस उन्होंने अपने कुछ जो साइड लाइन पर खिलाड़ी थे, जिन्हें आप जूनियर खिलाड़ी कह सकते हैं, वो टीम में शामिल किए। तो एक आम तासुर ये था कि ये चूँकि पाकिस्तान इंग्लैंड की बी टीम है, तो पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ सीरीज़ आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। इब्तिदाई 2 वनडे मैचेस में तो पाकिस्तान ने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और बिल्कुल यकतफ़ा मुकाबले के बाद दोनों मैचेस इंग्लैंड जीत गया। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दी और 331 रन का हदफ दिया, जिसके बाद एक उम्मीद हो चली थी कि अब पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और कम से कम वाइट वॉश होने से बच जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है जाहिद कि हमारी फील्डिंग जो हमेशा से गैर मारी रही है, कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद उनके 6 खिलाड़ी जो फ्रंट लाइन बैट्समैन थे वो पेविलियन लौट चुके थे और उस वक्त उनको तकरीबन 150 और 140 के करीब रन्स दरकार थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के गिरफ्त में आलमोस्ट मैच आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने वही रिवायती कप्तानी का मुजाहरा किया और बजाय अटैक करने के डिफेंस पे चले गए। और दूसरी तरफ जो हमारे मैन स्ट्राइक बॉलर हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली है, इनसे बड़ी तवक्कात थी कि ये अब विकेट बाई कर लेंगे, लेकिन उन्होंने विकेट बाई करने के बजाय शॉर्ट पिचेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, जिसकी वजह से उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ख़ासतौर पर विंस जो है वो बासानी स्ट्रोक्स खेलते रहे और अपनी टीम का स्कोर आगे तक बढ़ाते रहे। तो हैरत की बात यह है कि वहाँ पे वकार यूनुस की शक्ल में एक लीजेंड फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो हमारे फास्ट बॉलर्स की कोचिंग कर रहे हैं। तो उनका या उनकी हिकमत अमली भी इस तरह फेल नज़र आई कि हमारे बॉलर्स बजाय के विकेट बाई करने की तरफ जाते, जिस तरह के हमेशा ये होता है कि जब फ्रंट लाइन बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो कप्तान का उसमें बड़ा अहम रोल होता है और उसके साथ ही बॉलर्स का। तो कप्तान तो बिल्कुल रिवायती अंदाज में नज़र आए बाबर आजम, बजाय इसके अटैक करते, 2 स्लिप्स लेते और कुछ फील्डर्स आगे बुलाते और उन पर प्रेशर बिल्डअप करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वही रिवायती अंदाज अख्तियार किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने बासानी 332 रन का हदफ 2 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। जाहिद ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल गैर तसलसल का शिकार है गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, और इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी सीरियस होकर तवज्जो नहीं दी। और ख़ास तौर पे हमारी टीम इंतज़ामिया जो मिसबाहुल हक और वकार यूनुस पे मुश्तमिल है, इनकी हिकमत अमली पता नहीं क्या होती है, कुछ समझ से बाहर है। और इत्तफाक कह लें कि गुज़श्ता सीरीज़ में कप्तान बाबर आजम को काफ़ी कामयाबी मिली, जिसकी वजह से उनका मॉरल भी बूस्टअप हुआ एज ए कप्तान और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर तस्वुर की जाती रही। लेकिन बात यह है कि कप्तानी में आदमी को फ्लक्चुएट करना पड़ता है, हर दफ़ा रिवायती कप्तानी से आप मैच नहीं जीत सकते। 331 रन का टारगेट जो आपने दिया था वो सफिशेंट था जिस तरह के हमारी बॉलिंग अटैक है, लेकिन अफसोस की बात है कि शाहीन शाह अफरीदी भी 70 के करीब रन्स दे गए और फिर विकेट लेस रहे। और सबसे बड़ा जो अहम किरदार पाकिस्तान की शिकस्त में रहा वो हमारे फील्डर्स का रहा, जो कि हमेशा माजी में गुज़श्ता 20-25 साल से हमें महसूस कर रहे हैं कि हमारी फील्डिंग जो है हमेशा गैर मयारी रही है, जिस पे आज तक सीरियस होकर कभी तवज्जो नहीं दी गई। तो बहरहाल ये एक अलमिया है कि हम सीरीज़ में ख़ास तौर पे तीसरा मैच जो हमारे हाथ में था हम वो अपने लूज़ कर गए और सीरीज़ में इंग्लैंड को अपनी बी टीम के साथ
यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात यह है कि बी टीम के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाइट वाश करने का मौका मिल गया, जो मैं समझता हूँ बोर्ड को सोचना चाहिए इस हवाले से और टीम मैनेजमेंट को भी। जी जाहिद। अच्छा शाहिद, ये बताएं कि पाकिस्तान की सीरीज़ में शिकस्त पर कप्तान, कोच और मुबस्सरीन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनका क्या कहना था इस हवाले से? हाँ जी जाहिद, ये अच्छा आपने सवाल किया। मैच के इख्तिताम पे कप्तान बाबर आजम का कहना यही था कि इतने बड़े स्कोर के बाद भी हम शिकस्त खा गए, जिसका हमें अफसोस है और इसकी हमें वजूहत तलाश करनी पड़ेंगी। तो भाई मेरे, वजूहत तलाश करना तो वो तो ग्राउंड में ही मालूम हो जाता है कि कहाँ कहाँ आपने लैप्सेस किए जिसकी वजह से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानब हेड कोच मिसबाह का कहना ये था कि मैनेजमेंट का काम है हिकमत अमली या मैच प्लान बना के खिलाड़ियों को देना। अब परफॉर्म करने जो है खिलाड़ियों का ग्राउंड में काम होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे खिलाड़ी तीसरे मैच में ख़ास तौर पे जो उनको प्लान दिया गया था उस पर वो अमल दरामद नहीं कर सके। उनका भी कहना ये था कि हमारी फील्डिंग गुज़श्ता कई सालों से बड़ी गैर मेयारी चली आ रही है और एक दो कैचेस जब छूट जाते हैं और वो खिलाड़ी जिसका कैच छूटा है वो लंबा स्कोर कर जाता है तो मैच का पासे पलट जाता है। तो वो ये कह रहे थे, मिसबाह का कहना ये था कि गो कि हम इस मैच में वापस नहीं आ सके और एक मौका था जब हम 6 विकेटें जब उनकी हासिल कर चुके थे तो उस वक्त मुझे भी उम्मीद थी कि हम अब कम बैक कर लेंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बॉलर्स जो है वो बजाय विकेटें बाई करने की तरफ लेंथ लाइन पे तो कंसंट्रेट करते, उन्होंने शॉर्ट पिचेस का सहारा लिया, जिसकी वजह से मुखालिफ टीम के बैट्समैनों को खुला मौका मिला कि वो आराम से 332 रन का टारगेट अचीव कर गए। इसी तरह जहां हमारी टीम मैनेजमेंट ने अपने तासुरात का इज़हार किया, हमारे मुतहदिद टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस शिकस्त पर फट पड़े। ख़ास तौर पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद तो बहुत ही ज़्यादा नाला नज़र आते हैं टीम की परफॉर्मेंस से, और उनका यही कहना है कि गुज़श्ता कई अदवार में वक़ार यूनुस की शक्ल में, मिसबाह की शक्ल में, टीम मैनेजमेंट में इन दोनों का अमल दखल है, लेकिन कभी भी इनकी मौजूदगी से टीम को खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। ख़ास तौर पे वो वक़ार यूनुस के हवाले से उनका कहना ये था कि वक़ार यूनुस अपने बॉलर्स को आज तक ये नहीं बता सके कि इतना लंबा स्कोर करने के बाद किस तरह विकेट्स हासिल की जा सकती हैं। तो ये एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचने का वक्त है कि वो अब मैनेजमेंट की तब्दीली पे गौर करे। साथ ही आकिब जावेद का कहना ये था कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी वनडे क्रिकेट की टीम जो सेलेक्ट की गई थी वो आलमोस्ट T20 की टीम नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर पे इब्तिदाई 2 मैचों में अगर आप देखें तो हमारे जो बल्लेबाज थे वो बिल्कुल T20 की हिकमत अमली पे खेले थे, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो PSL का कोई मैच खेल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मैचेस जो है यकतरफा साबित हुए। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि अब जो क्रिकेट है वो 90 की दहाई की क्रिकेट नहीं है। उस दौर के अंदर जब 250 प्लस स्कोर हो जाता था तो वो एक सेफ़ स्कोर तस्वीर किया जाता था और टीमें अक्सर इस स्कोर पे जीत भी जाती थी। बकौल उनके कि अब ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये अटैकिंग क्रिकेट कहलाती है। इसके अंदर 350 का हदफ भी कोई बड़ा स्कोर नहीं तस्वीर किया जाता और वो टीमें आराम से उसको अचीव कर लेती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बाबर आजम ठीक है, एक बहुत बिलाशुबा एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन में उनका शुमार होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा बैट्समैन अगर हो तो वो उतनी ही अच्छा कप्तान साबित हो। तो आकिब जावेद यही कह रहे थे कि उनको बाबर आजम को अपनी हिकमत अमली बहैसियत कप्तान तब्दील करनी पड़ेगी। आइंदा T20 सीरीज़ भी है, फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ हैं, उसके अंदर अगर हमारी कप्तानी का और बॉलिंग का और फील्डिंग का मेयार यही रहा तो बकौल आकिब जावेद के फिर तो पाकिस्तान की टीम का खुदा ही हाफिज़ है। इसी तरह रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर, वो भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे काफ़ी नाला नज़र आते हैं। उनका भी कहना ये है
कि भाई खुदा के वास्ते क्रिकेट में जीतना सीखो। 300 प्लस रन स्कोर करने के बाद भी अगर आपकी टीम हार जाए और वो भी ऐसी बी टीम के ख़िलाफ़, तो ये इससे ज़्यादा अलमिया और क्या हो सकता है टीम का। तो उन्होंने यही कहा कि चूँकि वो ख़ुद बहुत अच्छे अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं, तो उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी और हसन अली के हवाले से उनका कहना ये था कि इन दोनों को उस वक्त जो है यॉर्कर्स गेंदें करनी चाहिए थी जब उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, ना ये कि शॉर्ट पिच। और शॉर्ट पिच मेरे भाई उनका बकौल उनके कि उस वक्त इस्तेमाल की जाती है शॉर्ट पिच जब आपको किसी मखसूस खिलाड़ी को उसके वीक पॉइंट पे आपने उसको आउट करना हो। आप 6 बॉलों में से 3 बॉलें आप शॉर्ट पिच कर रहे हैं, तो किस तरह आप विकेट बाई करेंगे। आप गुड लेंथ गेंदें करते, अटैकिंग फील्डिंग लेते। यहाँ कप्तान का बड़ा रोल होना चाहिए था कि कप्तान को 2 स्लिप्स के साथ एक फॉरवर्ड शॉट लेग के साथ उन पे प्रेशर डालते बैट्समैन पे। बैट्समैन जब गलती करता है, जब विकेट आपको मिलती है, आप उसको आराम से उसको खिला रहे हैं, शॉर्ट पिच कर रहे हैं, वो आराम से बाउंड्री खेल रहे हैं। उसके अलावा गुड लेंथ बॉल नहीं कर रहे आप। जो विकेट बाई की जाती है स्लॉग ओवर्स में, वो हासिल होती है आपको यॉर्कर्स से और गुड लेंथ बॉलिंग से, लेकिन वो आपके बॉलर कुछ भी नहीं कर सके। बहरहाल शोएब अख्तर का कहना यही है कि अभी वक्त है आपके पास कि आप अपनी इस्लाह कर लें और टीम में तब्दीली की बड़ी ज़रूरत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर, कौन से फील्डर, कौन से बैट्समैन आपके लिए जो है यूज़फुल इस वक्त नहीं है। तो आइंदा होने वाली सीरीज़ के अंदर आप इस पे सोचें। अच्छा, एक हैरत अंगेज़ बात यह है जाहिद के शोरा आफाक क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की शिकस्त पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को डिफेंड किया है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त क्राउड की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान टीम बकौल उनके कि बहुत शानदार टीम है, बेहतरीन कम्बिनेशन है, लेकिन इस वक्त टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अगर टीम को इस वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे होने वाले बड़े इवेंट्स में, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी है T20 से पहले, तो बकौल अफरीदी के कि हमें इस वक्त मॉरल बूस्टअप करना है टीम को, तो बजाय इसके कि हम सब तनकीद का पहाड़ उन पर तोड़ें, टीम को बूस्टअप करने के लिए उनका हौसला बढ़ाएं। हाँ, उनका कहना ये ज़रूर था कि टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ये सोचना होगा कि जो हमारी खामियां हैं वो फील्ड प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस सेशन जो हों वो उसमें दूर की जाएं। बाकी ओवरऑल बकौल उनके कि मैं टीम परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ और उम्मीद करता हूँ कि T20 सीरीज़ में हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। जी जाहिद। अच्छा शाहिद, क्या आप समझते हैं कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टीम का इंतखाब दुरुस्त हुआ था? हाँ जी जाहिद, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरे इंग्लैंड के लिए 2 मुख्तलिफ़ टीमों का ऐलान किया था, T20 का अलहदा और वनडे का अलहदा। तो वनडे के अंदर रिवायती तौर पे इस दफ़ा फिर इमामुल हक और फ़खर ज़मान ने ओपनिंग की तीनों मैचों में, और इब्तिदाई दोनों मैचों में तो दोनों ओपनर्स बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। ताहम तीसरे मैच में इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और कुछ बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन होता यह है कि हमारे ओपनर्स गुज़श्ता कई सालों से बहुत अच्छा स्टैंड नहीं दे पा रहे हैं, सिवाय चंद मैचों के। ये एक हमारा अलमिया रहा है कि हमारी ओपनिंग स्टैंड जो है वो आज तक सेट नहीं हो सकी, चाहे वो मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों की शक्ल में ओपनर्स चेंज होते भी रहे। लेकिन इमामुल हक और फ़खर ज़मान, जिनसे बड़ी अच्छी तवक्का थी, लेकिन उन्होंने बड़ा मायूस किया। और जब ओपनिंग स्टैंड में आपके ऊपर से 1-2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, तो इस वक्त कौमी टीम में सिर्फ बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पे टीम डिपेंड कर सकती है कि वो बीच में टीम का सहारा बनेंगे। माजी में अगर नाजरीन को याद होगा तो शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ एक ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर ऊपर से विकेटें गिर भी जाती थी तो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ आके टीम को संभाल लेते थे। ख़ास तौर पर शोएब मलिक का किरदार बहुत अच्छा रहा था।
अब चूँकि शोएब मलिक वनडे क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन T20 के लिए उन्होंने अपनी दस्तयाबी से क्रिकेट बोर्ड को पहले आगाह कर दिया था। लेकिन यहाँ हमारे इल्म में ये है कि यहाँ पसंद नापसंद का बड़ा दखल है। तो टीम मैनेजमेंट की नज़र में चूँकि वो नापसंदीदा खिलाड़ी हैं, तो इसलिए T20 में उनको शोएब मलिक को इस दफ़ा कंसिडर ही नहीं किया गया। तो अभी ये T20 सीरीज़ चूँकि 16, 18 और 20 को 3 मैचेस खेले जाएंगे, तो अब देखना है ये कि T20 की जो टीम है वो किस तरह परफॉर्म करती है। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ भी जाना है, और वहाँ भी T20 के मुकाबले हैं वेस्ट इंडीज़ से, और वेस्ट इंडीज़ इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो T20 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी साख बहाल करने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो सकती है। जी शाहिद, जैसा कि हम जानते हैं कि कप्तान बाबर आजम ने बर्मिंघम में सेंचुरी स्कोर करके एक और एजाज़ अपने नाम किया, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी जाहिद, बाबर आजम के हवाले से हम नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा वनडे जो एजबेस्टन ग्राउंड पे खेला गया, इस ग्राउंड में बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। तो ये एक रिकॉर्ड साथ सेंचुरी इस हवाले से है कि अब से 38 साल पहले 1983 में पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने इंग्लैंड की सरज़मीन पे सेंचुरी स्कोर की थी। तो यूँ समझ लें कि 38 साल के बाद किसी और पाकिस्तानी कप्तान ने ये सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, और बाबर आजम को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उसने साबिक़ कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो इन्होंने हासिल किया। वैसे तो मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने नाम किए हैं अब तक। और दूसरी बाबर आजम के हवाले से एक अच्छी ख़बर यह है कि ICC की वनडे की ताज़ा रैंकिंग के अंदर बाबर आजम स्टिल नंबर 1 की पोजीशन पे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे भारत के विराट कोहली और तीसरे नंबर पे भारती के रोहित शर्मा हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए एजाज़ की बात है कि वनडे रैंकिंग में कोई तो पाकिस्तान खिलाड़ी है जो नंबर 1 की पोजीशन पे बरा जमा है। जी अच्छा जी, वनडे सीरीज़ में तो पाकिस्तान को इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया, और अब दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज़ होने भी जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी जाहिद, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में सामना है, जिसके मैचेस 16, 18 और 20 जुलाई को होने हैं। ये सीरीज़ इस हवाले से बहुत अहम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि आपको इल्म होगा कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में मुत्तहिदा अरब इमारात में T20 का आलमी कप होने जा रहा है। तो इसके लिए तमाम टीमें, पाकिस्तान के अलावा भी जितनी भी टीमें जो पार्टिसिपेट करेंगी, वो इस वक्त मुख्तलिफ़ टीमों से मद्दे मुकाबिल हैं और वो अपनी तैयारी कर रही हैं। तो ये समझ लें कि ये पाकिस्तान की तैयारी के लिए, पाकिस्तानी टीम की तैयारी के लिए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़, ये पाकिस्तान की टीम की प्रिपरेशन के लिए नहायत अहमियत की हामिल होंगी। तो T20 सीरीज़ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले पाकिस्तान को फ़तह हासिल करनी बहुत ज़रूरी होगी ताकि उनका मोरल जो है बुलंद हो। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये दोनों सीरीज़ अगर पाकिस्तान T20 जीत जाता है तो पाकिस्तान का मोरल बहुत बूस्टअप होगा, और उसमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को बहुत अच्छी इसमें आप समझो एज हासिल हो सकती है। इसके अलावा चूँकि इंग्लैंड के हवाले से हम नाज़रीन को बताते चलें कि गुज़िश्ता T20 के फ़ाइनल में इंग्लैंड की टीम जो थी वो रनर अप रही थी, और वेस्ट इंडीज़ ने फ़ाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देके टाइटल T20 का अपने नाम किया था। तो नो डाउट इंग्लैंड की टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पे चूँकि उनके जो वो खिलाड़ी जो वनडे में हिस्सा नहीं ले सके थे और वो टीम का हिस्सा बन गए हैं, तो इसलिए उनकी टीम मज़ीद बेहतर हो गई है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर कप्तान ने T20 के अंदर अटैक नहीं किया
चूँकि इंग्लैंड जो है हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके मिजाज ये रहा है हमेशा कि ये मुखालिफ टीम पे इब्तिदाई से अटैक करते हैं। तो हमारे कप्तान को भी इसी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा और कोशिश करनी होगी कि T20 के ख़िलाफ़ T20 में सीरीज़ पाकिस्तान अपने हक़ में करे। जी जाहिद। अच्छा शाहिद, हाल ही में इंग्लैंड में फुटबॉल का एक बड़ा इवेंट यूरो कप मुनाकिद हुआ, जिसके फाइनल में इटली ने मेज़बान इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जी जाहिद, यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो गुज़िश्ता हफ्ते इख्तिताम पज़ीर हुआ, और जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, और ख़ास तौर पे जब इटली और इंग्लैंड की टीमें यूरो कप के फाइनल में पहुंची तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई थी, और एक आम ख्याल ये था कि ये बहुत सख्त मुकाबला हुआ, और हुआ भी यही। और इंग्लैंड की टीम चूँकि तकरीबन 54-55 साल के बाद किसी बड़े टाइटल के उसूल की जंग लड़ रही थी, तो उनके शायकीन या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी उम्मीद थी कि एक तवील अरसे के बाद ये टाइटल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन किस्मत की देवी शायद उन पर मेहरबान नहीं थी, और सनसनीखेज मैच बराबर होने के बाद मैच का फ़ैसला पेनल्टी शूट आउट पे हुआ, जिसमें इटली ने 3 के मुकाबले में 2 गोल से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी, और इस तरह इंग्लैंड का 55 साल बाद एक बहुत बड़ा टाइटल जीतने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। और जहां इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहां उनके शायकीन जो थे बहुत मायूस थे, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड में आज कोहराम मच गया, यानी कि मैच वाले दिन। और उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी हंगामे भी फूट पड़े थे, और जो हंगामा राय कर रहे थे उनका एक आम ख्याल ये था कि नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से वहाँ पे हंगामे हुए थे, और पेनल्टी शूट आउट जिनसे मिस हुए थे उन पे सारा गुस्सा उन्होंने उतारा, और काफ़ी तोड़ फोड़ भी की रोड पे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, और इसमें कोई शक नहीं है कि इटली की टीम ने थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इस इवेंट के अंदर बहुत अपसेट्स भी देखने आए। बहुत बड़ी बड़ी टीमें, बहुत अच्छी टीमें जिनसे तवक्का थी कि वो फाइनल खेलेंगी, लेकिन वो फाइनल तक रसाई नहीं हासिल कर सकी। तो बहरहाल इंग्लैंड के लिए एक बहुत अच्छा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। जी। अच्छा शाहिद, आखिर में ये भी बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान हॉकी का एक स्टार ओलंपियन नवीद आलम, जो कि ब्लड कैंसर में मुब्तला थे, उनकी रहलत बिलाशुबा कौमी हॉकी के लिए एक कभी ना पूरा होने वाला नुकसान है। इतलात के मुताबिक उन्हें अपने इलाज के हवाले से मसाइल का सामना था, और वो शौकत खानम हस्पताल भी गए, उनसे 45 लाख रुपए का तकाजा भी किया गया। ये वैल्यू है एक कौमी खिलाड़ी की। और दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि शौकत खानम हस्पताल में इलाज मुफ्त है। तो ये सब क्या हो रहा है, ज़रा रोशनी डालिएगा। शायद ये नवेद आलम के हवाले से आप समझ लें कि पूरी कौम इस वक्त अफसरदा है, और ये एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है जो गुज़िश्ता हफ्ते नवेद आलम की रहलत की शक्ल में कौम को सुनना पड़ी। नवेद आलम बिलाशुबा अपने दौर के बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे, ओलंपियन थे। 1994 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान को फ़तह दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा 1996 में ओलंपिक्स में भी उनका किरदार रहा। तो उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको ज़िम्मेदारी सौंपी, और जो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े फ़ाल तरीके से अंजाम दी, और वो अपने मिजाज के हिसाब से इतने खुश मिजाज थे, मिलनसार थे, कोऑपरेटिव थे कि उनकी रहलत के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के ना सिर्फ खिलाड़ी, ना सिर्फ फेडरेशन के रुकन, बल्कि जो हॉकी लवर्स हैं वो भी, उनकी आंखें भी अश्कबार थीं इस ख़बर सुनने के बाद। यहाँ ये ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि नवेद आलम को चंद दिन पहले ही
कैंसर की तशख़ीस हुई थी और ब्लड कैंसर की तशख़ीस होने के बाद उनको कुछ लोगों ने ये भी मशवरा दिया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन नवेद आलम साहब ने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा नहीं मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान में चूँकि शौकत खानम अस्पताल की शक्ल में एक बहुत बेहतरीन अस्पताल मौजूद है, तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपना इलाज शौकत खानम में कराऊँगा। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ फ़ंड्स का इशू आया। जो इतलात हैं वो ये है कि शौकत खानम अस्पताल ने तकरीबन 40 से 45 लाख का एक तखमीना उनको बताया था। तो उसके बाद फ़ंड्स की दस्तयाबी के हवाले से सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्होंने फ़ौरी तौर पर डिसीजन लिया और सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि बल्कि ख़त भी लिख दिया शौकत खानम अस्पताल को कि इनकी जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सिंध हुकूमत भी करेगी। इनके ऐलान के 2 रोज़ के बाद ही पंजाब हुकूमत भी जाग गई और शायद उनको ये एहसास हो गया कि चूँकि बेसिकली नवेद आलम का ताल्लुक़ पंजाब से है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने भी फ़ौरन ही में नैले पे दैला मारा और ऐलान कर दिया कि इनका इलाज जो है हुकूमत पंजाब भी करेगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको इतना वक्त नहीं दिया और वो गुज़िश्ता हफ्ते अपने खालिक हकीकी को जा मिले, जिनके इंतकाल पे आज भी कौम अफसरदा है और आज भी उनको याद करती है। और अभी रिसेंटली 2 रोज़ पहले हुकूमत सिंध ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उनकी कब्र पे एक चादर भी चढ़वाई, जो कि एक गुड साइन है, जिस पे स्पोर्ट्स के हल्कों ने ख़ास तौर पे हॉकी लवर्स ने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा है। जी जाहिद। जी जाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे DNN स्पोर्ट्स राउंड ऑफ का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपके नाज़रीन को मुख्तलिफ़ इवेंट्स में होने वाले सरगर्मियों के हवाले से अपने इसी प्रोग्राम में आगाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमारे नाजरीन को अपने तजर्बे की बुनियाद पर तफसीली तौर पर आगाह किया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें आपकी फ़ीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।